अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग न्यू पाकिस्तान के साथ मैं हूं हिना सलमान। व्यूअर्स, सबसे ज़रूरी और अहम ख़बर यह है कि हम जैसे बचपन से ये सोचते हैं कि हमारे ख्वाब होता है जिसकी ताबीर करना बहुत मुश्किल होता है। बचपन से लेकर यही कोशिश की जाती है कि अपने घरों को कैसे सजाया जाए, अपने कमरों को कैसे सजाया जाए। और बदलते वक्त के साथ साथ रुझानात बदल जाते हैं, ट्रेंड्स बदल जाते हैं। सबसे पहले बोहेमियन स्टाइल था, गोथिक स्टाइल था, ट्रेडिशनल स्टाइल आया, मगर उसके साथ साथ घरों की ताज़ीनो आराइश बदल गई, ट्रेंड्स बदल गए, फॉर्मेट बदल गया। तो आजकल कौन से ट्रेंड्स इन है? अब ये देखा गया है कि स्टोन्स के ज़रिए घरों की ताज़ीनो आराइश की जा रही है। और स्टोन्स जो कि लड़कियां हाथ में पहनती हैं, गले में पहनती हैं, जो कि डिफरेंट ज्वेलरी के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, अब वही ज्वेलरी के जो स्टोन्स हैं वो घरों की जीनत बन गए हैं, ऑफिस की जीनत बन गए हुए हैं। और उन स्टोन्स को हमेशा से कहा जाता है एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी ड्राइव होती है, जो कि इंसानी कहते हैं ना कि जिस्म को, इंसानी दिल को, इंसानी दिमाग को बाकी एक पॉजिटिवनेस की तरफ रवा दवा करते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम आपको ऐसी एंटरप्रेन्योर से मिलवाते हैं जो कि इस मौजू पे काम कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने स्टोन्स थेरेपी के ज़रिए ना सिर्फ थेरेपी कर रही हैं बल्कि घरों की कहते हैं डेकोर कर रही है, घरों की तज़ीनो आराइश में पेश हैं। तो मैं सबसे पहले आज वेलकम करती हूँ पाकिस्तान की नामवर इंटीरियर डिज़ाइनर सेरीन जवाद को। अस्सलाम वालेकुम सेरीन। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सेरीन, सच अ बिग न्यूज़ कि आप स्टोन्स के ज़रिए हीलिंग भी कर रही हैं और साथ साथ डेकोर भी कर रही हैं घरों को। ये आइडिया कहाँ से ड्राइव हुआ और इसके पीछे कौन सी थॉट थी आपकी? एक्चुअली जिस वक्त हम इंटीरियर के अंदर जाते हैं तो आपको पता है कि न्यू एक चीज़ आ गई है कि कलर्स के थ्रू आपने किस तरीके से किसी की हीलिंग करनी है। बच्चों के रूम्स में कौन से कलर्स होने चाहिए, बुज़ुर्गों के कैसे होने चाहिए, रिजॉर्ट्स में कैसे होने चाहिए। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हमसे जो ये साइकाइट्रिस्ट वगैरह होते हैं ये हमसे काफ़ी हेल्प आउट लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस प्रोफेशन में इन है तो हम न्यू थ्योरीज़ और इसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी लेते रहते हैं। तो इसी तरह उन्होंने हमसे जब इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू की इस चीज़ के बारे में, अब उनके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत सारे इस तरह के भी लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि जी हमें कोई स्टोन बता दें। वैसे तो ये काम जो है वो एस्ट्रोलॉजर्स या इन लोगों का होता है, बट अब जो न्यू स्टडीज़ आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो स्टोन्स के अंदर से रेजेस निकलती हैं या उनके जो कलर्स होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, जो हमारे सदियों से चली हुई आ रही हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें इस तरह से भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। मतलब कि आपके इन्वायरमेंट में, आपका एक खूबसूरत इन्वायरमेंट है तो आप जब सुबह अपने बेडरूम में उठते हैं तो आप कितने खुश और हैप्पी और उस तरह से होते हैं। तो वो सिर्फ कलर्स नहीं होते, आपके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, आपकी डेकोरेशंस हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो बहुत सारी ना इस पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो अब आइडिया यहीं से आया कि जिस टाइम पे हमारे पास साइकेट्रिस्ट की कॉल्स आनी शुरू हुई कि हमें ये बताइए कि जी कौन से कलर्स या कौन से स्टोन्स की क्या अहमियत होती है, कैसे होती है। फिर एक सेकंड प्रॉब्लम ये आ गई, बहुत सारे लोग हैं जो स्टोन्स पहनना पसंद नहीं करते, उनको पसंद नहीं है, कैरी करना पसंद नहीं है। फिर सेकेंडली वो मिथ्स आ जाती हैं बहुत सारी कि जी ये हम नहीं मानते इसको। लेकिन फिर ये हुआ कि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि किसी को पता भी ना चले कि वी आर यूजिंग, क्योंकि वो आपको पता है ना कि लोगों को पता है कि यार स्टोरीज करते हैं। तो फिर हमने ये आइडिया जनरेट किया कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ करें कि किसी को पता भी ना चले और एक खूबसूरत भी चीज़ लगे। तो वो हम लोगों ने फिर स्कल्पचर्स क्रिएट करने शुरू किए। सेकेंडली ये कि बिल्कुल हम ये देख सकते हैं आपके जो स्कल्पचर्स हैं, अगर कैमरा यहाँ फोकस करे तो ये स्कल्पचर्स, ये एमेथिस्ट लग रहा है क्योंकि आई नो दिस इज माय बर्थस्टोन। तो एमेथिस्ट के साथ आपने स्कल्पचर क्रिएट किया। अभी किसी को नहीं पता लग रहा है कि ये स्टोन है या ये स्कल्पचर है, बिकॉज़ लग रहा है दूर से एक डेकोरेशन की चीज़ पड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो वो अपना फिर डबल बेनिफिट, मतलब कि एक खूबसूरती में भी चीज़ जा रही है और सेकेंडली वो अपना जो रेजेस के थ्रू या अपने कलर्स के थ्रू वो जो सब काम हो रहा है वो भी। अच्छा सेरीन, सबसे मुश्किल मरहला होता है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो कैसे जान सकता है कि ये मेरा बर्थ स्टोन है? हमारे सबसे ज़्यादा ये होता है कि हम बस स्टोन के हिसाब से काम नहीं करते। हमारे जो साइकाइट्रिस्ट के साथ जो पैनल्स पे आते हैं या वो हमें ये कहते हैं कि इनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है और उस डिप्रेशन की वजह से इंसान को पता नहीं होता, किसी को मसल्स के क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, उसको सांस सही नहीं आ रहा, मिग्रेन हो रहा है, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है ना इससे उसमें
चल रही हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर हम इन स्टोन्स के हिसाब से उनकी जो हेल्थ के इशू है ना उनको करते हैं। अब जैसे ये सेलेलाइट है, ठीक है, ये हाँ, जितने भी वाइट स्टोन्स हैं वो आपके माइंड को क्लियर, जैसे आपने कोई डिसीजन लेना है, अब समझ नहीं आ रहा मैं ये करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, तो ये आपको क्लैरिटी में लेके जाता है, आपके जो फियर्स हैं उनको दूर करता है और आपको जो है वो मजबूत करता है अपने इरादे के अंदर, अपनी क्लैरिटी के अंदर। सेकेंडली इसका सबसे ज़्यादा, इसका और एमेथिस्ट का ये काम है, जैसे हम सारी रात जो है वो सोचते रहते हैं रात को सोते हुए, तो इसमें से जो रेजेस आपकी निकलती हैं वो आपको स्लीप में बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिट है, ठीक है, आप इजीली सोते हैं। तो ये हेल्थ इश्यूज के लिए बेहतरीन स्टोन्स हैं। इसके अलावा एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए कौन से स्टोन्स हैं? एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए जितने भी आपके वाइट स्टोन्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। जैसे ये आपके पास क्वार्ट्ज में आ जाता है, वाइट क्वार्ट्ज में आ जाते हैं। क्वार्ट्ज के कितने भी कलर्स हैं, इसमें ऑरेंज भी होता है, रेड भी होता है, क्लियर स्टोन जितने होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पाकिस्तान से ये वाइट, उसमें वाइट क्वार्ट्ज में भी निकलता है, क्योंकि थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो हमारे, अब आप ये देख रहे होंगे कि ये वाली चीज, ये हम आम यूज करते हैं, ये क्वार्ट्ज हैं सारे, बट ये कटिंग में है और ज्वेलरी में यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास इस शेप में आ जाते हैं, आप देखें इसमें क्रैक्स हैं, ये रॉ फॉर्म है, तो इसकी थोड़ी सी प्राइस भी कम होती है, बट इसके बेनिफिट उसी तरह होते हैं और ये खूबसूरती में भी उसी तरह आ रहा होता है। लैपिस लज़ूली के बारे में आप बता रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टोन है, वो क्या हील करता है? लैपिस लज़ूली क्योंकि ब्लू कलर में आता है, जैसे एक्वामरीन है, लैपिस लज़ूली है, ये हमारे अफगानिस्तान और केपीकी वाली साइड से बहुत ज़्यादा निकलता है। उसकी एक फॉर्म ये है जो हम लोग फीमेल्स को कहते हैं जिनको ज़रा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, प्रॉब्लम होती है, इसमें से कुछ ऐसी रेसेस वगैरह निकलती हैं जो आपको ब्रीथिंग में जो है ना बहुत अच्छा फील कराते हैं। उसी तरह फिर डेकोरेशन पीसेस में आ जाते हैं, हम इस तरह से भी रखते हैं। इसका सबसे मेन ये होता है कि आप देखें, आप जब ओशन के करीब जाते हैं, कलर्स का जो इफेक्ट होता है ओशन के करीब, आपको कितना अच्छा लग रहा होता है, आपको फीलिंग कितनी सूदिंग आ रही होती है। तो ये आपको काम करने में, आपकी एंजाइटी कम करने में, डिप्रेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है। और सेकेंडली इसके अंदर से जो रेजेस निकल रही हैं ना वो आपकी ब्रीथिंग के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप अगर नहीं पहनना चाहते या नहीं होता तो कम से कम इसको अपने साइड टेबल पे रात के वक्त ज़रूर रखें, या अगर आप बिजनेसमैन हैं या वर्किंग वुमेन है तो अपनी ऐसी जगह पे ज़रूर रखें जहाँ इससे आप नज़दीक हों। अच्छा सही, ख़वातीन तो बहुत चीज़ों को मानती भी हैं और डिकोर के हिसाब से बहुत आगे हैं और दे वांट क्योंकि घर जो है बहुत अच्छे तरीके से डिकोर हों। मर्द हजरात जो हैं वो किस चीज़ की डिकोर मांगते हैं या किन किन चीज़ों के लिए स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्चुअली मज़े की बात यह है कि फ़ीमेल तो ज़्यादा डायमंड्स और रूबीज़ और एमराल्ड की तरफ जाते हैं और पहनने की तरफ जाते हैं। डेकोर बहुत कम ऐसी हमारी हैं ख़वातीन जो वो कहती हैं कि जी ठीक है घर वगैरह में, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव काम भी हो जाता है। लेकिन जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उनको ये होता है कि कोई चीज़ खूबसूरत भी लगे, किसी को पता भी ना चले, और रेज भी। और ये चीज़ मेल रुझान बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा मेल्स ने बड़ी बड़ी रिंग्स पहनी हुई होती हैं, उन्होंने टाइगर आई के ब्रेसलेट्स पहने होते हैं, अकीक पहने होते हैं, ये सारा कुछ। अब वो क्या होता है, काला जो अकीक होता है वो क्या करता है कि ब्लैक एनर्जी को दूर करता है किसी से भी, क्योंकि जब भी आप किसी लोगों से मिलते हैं नज़र का भी एक इशू आ रहा होता है कि जी नज़र लग गई, ये हो गया वो हो गया, तो उसके लिए बहुत सारे ये ऑब्सिडाइन है जो वो अपने टेबल के ऊपर रखते हैं, पता नहीं चलता। इसकी सफ़ायर्स भी मिलते हैं, गोल्ड बॉल्स होते हैं वो रखे जाते हैं, वो पता भी नहीं चलता और ये अपना काम भी कर रहा होता है। उसके अलावा जैसे ये ईगल है, ईगल के साथ लैपिस लज़ूली पड़ा हुआ है, उसमें ये होता है कि ये एक चीज़ खूबसूरत भी लग रही है। बहुत सारों का मानना ये होता है कि जो ईगल है वो फ्लाई हाई करता है, मतलब कि ये सिंबल्स हैं और ये एशियन टाइम से चले आ रहे हैं हमारे। जैसे आउल को बहुत वाइज समझा जाता है, अब हमारे यहाँ तो आपको पता है ना आउल को नहीं समझा जाता, लेकिन अगर आप अमेरिका जाएं, हमारे यहाँ तो मिथ है कि आउल्स जो हैं वो उजाला डालते हैं। हाँ, लेकिन जो बाहर अमेरिका, जितनी भी यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे तो आउल्स को बहुत ज़्यादा सिंबल समझा जाता है। लोग अपने घरों में उसके वो स्कल्पचर्स लगाते हैं, ऑफिसेज में लगाते हैं कि वो एक इंटेलिजेंट और जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छा काम करने वाला। बिल्कुल डिफरेंट मिथ्स आती हैं। हाँ, और डिफरेंट मिथ्स के साथ काम किया जाता है। बाकी मुझे बताएं कि एक स्कल्पचर को तराशते कैसे हैं आप? अगर एक घर बनाती हैं उसमें अगर आपको कहा जाता है एक स्कल्पचर आप स्टोन्स का बनाएं तो कैसे तराशा जाता है, कैसे आप बनाती हैं उसको?
उसमें डिपेंड करता है डिफरेंट चीज़। एक तो साइज़ मैटर करता है, अफोर्डेबिलिटी मैटर करती है कि क्या रेंज है, किस तरह से चल रहा है। अब जैसे आपके सामने ये छोटा वाला एमेथिस्ट पड़ा हुआ है, ये ऑलमोस्ट हमें कॉस्ट करता है 20 to 25,000। अच्छा, ये वाला एमेथिस्ट हाँ, ये वाला, हाँ, ये हमें इतने में कॉस्ट करता है। जो बड़ा वाला है वो हमें तकरीबन 50 से ऊपर में चला जाता है। अब ये है कि ये एक हार्ड स्टोन्स हैं, हमारे पास जब आते हैं ना तो इनमें इस तरह शाइन भी नहीं होती, फिर ये इनकी शेप्स भी नहीं होती। तो हमें जैसे मार्बल पे काम करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, उसी तरह फिर हमने मशीन्स रखी हुई हैं, कटर्स रखे हुए हैं जो इनको प्रॉपर पॉलिश करते हैं, चीज़ें अरेंज करते हैं। फिर सेकेंडली ये आ जाता है कि खाली ये नहीं होता कि जैसे ये रॉक की शेप दी हुई है, अब जैसे हमने इसमें ये ऐड किया हुआ है, ईगल ऐड किया हुआ है, कोई ना कोई चीज़ उसमें स्टेटमेंट ऐड कर देती है, स्टेटमेंट ऐड होते हैं, ट्रीज ऐड होते हैं, मतलब कि वो कोई ऐसी चीज़ लगे कि वो पार्ट ऑफ दैट रूम है, ठीक है, उस तरीके से। ठीक है। तो सेरीन, मुझे बताएं कि अब ये जो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है, और क्या बजट होता है टोटल, अगर मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ बजट के ऊपर? बजट एक्चुअली क्लाइंट के ऊपर ही आ जाता है। हम उनको बताते हैं कि भाई आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड है, तो आपको कहाँ से कहाँ पे जाना है। अब जो नॉर्मल हमारे लोग हैं, मतलब ज़्यादा तो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इस तरह से चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनसे पूछ लेते हैं। अब जैसे ये ऑलमोस्ट 10 to 12 हाइट का है, अच्छा, हाइट का है, हाइट का है, तो हम उनसे कह देते हैं कि जी हमारे पास इतना वाला भी अवेलेबल है, छोटा भी है, तो क्या आप इसको कर सकते हैं। अब जिस इनकी साइलेंट ट्रीटमेंट्स है, ये आपको तकरीबन एक हफ्ते बाद फिर खुद फील होना शुरू होता है कि हम अच्छे से सो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो आप वो जो रेगुलरली डॉक्टर्स को विजिट कर रहे होते हैं और इतना ज़्यादा स्पेंड करते हैं, अब आपको पता है कि आजकल मेडिकल कितना महंगा हो गया, एक डॉक्टर की फीस 2000 से तो कम है नहीं, तो वो उन सब से बचत हो के आप स्टोन्स रख के अपने आप को हील कर सकें। थैंक यू सो मच सही जवाब आपके आने का। और उनका ये कहना है कि आप अपनी किस्मतों का हाल बदल सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश की जाए। स्टोन थेरेपी जो है बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड आ गई हुई है। घरों में स्टोन्स को सजाएं, ना सिर्फ घरों में सजाएं बल्कि इसके स्कल्पचर्स आप अपने ऑफिसेज में, आप डिफरेंट रूम्स में रखें, ताकि आपको उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हों। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जहां लाइटर न्यूज़ थी, वहां एक हॉट न्यूज़ आई है। वो न्यूज़ ये है कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसमें मज़ीद जो है वो कशीदगी आ चुकी है और पूरे ख़ित्ते में जंग के जो बादल है वो मंडला रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक ईरान ने रात गए इसराइल पर यक्के के बाद दीगरे शदीद मिसाइल हमले किए, जिसके बाद इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में धमाकों की जो गूंज है, ना सिर्फ वो गूंज से उठा बल्कि कहते ना कि एक पैनिक क्रिएट हो गया पूरे इलाके में। और ये हमले ईरान के वादा सादिक खलसोम ऑपरेशन का हिस्सा है जो 13 जून से लेके अब तक जारी है। और पिछले 9 मरहल में ये जो मिसाइल अटैक थे उससे ये जो इलाका है ये गूंज उठा है। और ये सूरत हाल उस वक्त जो है वो सामने आई जब इसराइल की जानिब से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर पै दर पै हमले किए गए थे। इन हमलों के नतीजे में तेहरान के एक अपार्टमेंट से आग के शोले उठे और मीलों दूर से दिखाई दिए, जिससे जानी और माली नुकसान की तस्दीक भी हुई है। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेहरान और क्रिच शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और इसराइली हुकाम ने तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के रिहायशियों को इलाका खाली करने की वार्निंग भी जारी कर दी। दूसरी जानिब एक बहुत और डेवलपमेंट आई है। अमरीकी सदर ने अपनी ट्वीट में ईरान को खबरदार भी किया है कि इसकी बढ़ती हुई कशीदगी के ऐन दरमियान आलमी ताकतों का रद्द अमल भी सामने आ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा किया है। उन्होंने ये भी कहा है और दो टोक अंदाज में कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हकीकी खात्मा चाहते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के नायब सदर जेडी वेनिस ने भी एक इंतहाई अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप मुमकिन तौर पर यह फैसला भी कर सकते हैं कि उन्हें मज़ीद इकदाम करना चाहिए कि ईरान के अफरूदगी का आलमा ख़त्म करना चाहिए। और इसके साथ साथ सदर
डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती मुशीरों का वाइट हाउस में एक अहम इजलास भी बुलाया है। और इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुई है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की आज जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी और ये मुलाकात ज़ोहराने पे होगी और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे जो है ये मुलाकात मुतवक्के है। बहुत अहम डेवलपमेंट है और इस खित्ते के पेश नज़र स्पेशली ज़ोहराने की आज दावत दी गई है। और अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान का किरदार, तो पाकिस्तान का बहुत एक इम्पॉर्टेंट किरदार है। वो इम्पॉर्टेंट किरदार ये है कि एक तरफ जो है वो ईरान उम्मीद लगाए बैठा है पाकिस्तान से, क्या पाकिस्तान ईरान के का साथ देगा, ईरान की पुष्ट पे खड़ा होगा। और दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत अहम किरदार अदा करने का मौका दिया है और आंखें लगाई हुई हैं, क्या पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का साथ देगा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि मशरिक़ वस्ता का जो नया महाज किस सिमत जाएगा। क्या ये सूरत हाल एक वसी इलाक़ाई जंग के पेश नज़र होगी या एक पेश खैमा की सूरत में होगा। तो हमारे साथ इस वक्त इस तज्ज़िये के ऊपर मज़ीद बात करने के मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद साहब जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइन पर। तो सबसे पहले मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सर इट्स आवर प्लेजर। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इस वक्त और पाकिस्तान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार है इधर, और आज की मीटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है और ये भी आपने देखा होगा कि सदर ट्रंप एक बहुत अहम मीटिंग छोड़कर वापस आए हैं और इस दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से जो मुलाकात है बहुत अहमियत की हामिल है। और मेरे अपने ख्याल में बजाय हम ये आई थिंक थोड़ी डिस्टॉर्शन के वाइस जो है वो आवाज़ का कोई मसला हुआ है, टेक्निकल एरर है, तो हम अभी फिर रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है मुझे आपकी। मैंने आपका सवाल आप कंटिन्यू करें। जी मैं ये कह रहा था कि ये बहुत अहम मुलाकात है इस लिहाज से कि प्रेसिडेंट ट्रंप बाकायदा एक बड़ी अहम मीटिंग छोड़कर आए हैं और उसके बाद मिल रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। तो बजाय इसके कि हम इस बात पे परेशान हो कि पाकिस्तान इसकी साइड लेगा या उसकी साइड लेगा, पाकिस्तान ने तो बता दिया है कि इसराइल ने जो काम किया उसके लिए हम बहुत मजम्मत करते हैं, ईरानियों के साथ खड़े हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में भी है कि वो आपस में सुलह सफाई करवा सके अमेरिका और ईरान के दरमियान, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की जो लोकेशन है, पाकिस्तान के जो मरासम है, तो हमें कॉन्फिडेंटली अपने जो मिलिट्री लीडर है उस पर एतमाद करना चाहिए और इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर कोई इस खित्ते में अमन लाने के लिए कोई बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी खबर मिले। जी सर बिल्कुल, वेरी वेल सेड। थोड़ा सा ये भी बता सकें कि आज की जो मुलाकात है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंस रखती है और सहाफ़ियों को कहते हैं ना कि कैबिनेट रूम में जाने की इजाज़त भी नहीं है, तो क्या कोई ट्वीट आएगी, क्या कोई पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई इसके हवाले से कोई आपके पास कोई खबर है? जी देखिए, अगर तो सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं है तो इसका मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होगी, इसका मतलब मीटिंग है, क्योंकि वो लंच के ऊपर मीटिंग उन्होंने रखी हुई है। तो ऐन मुमकिन है कि वो, मेरा ख्याल ये डिपेंड करता है कि वो जो ये मुलाकात है इसका नतीजा क्या निकलता है। मेरा अपना अंदाजा ये है कि अगर कोई मस्बत नतीजा हुआ जिसकी हम उम्मीद रखते हैं तो फिर शायद सहाफ़ियों को भी बाद में बुला लिया जाए। तो ये चूँकि इस वक्त जो मामला है वो बड़ा अहम है और इसको खुलेआम शायद वो बात नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन जब बातचीत हो जाएगी, कोई चीज़ तय हो जाएगी तो ऐन मुमकिन है कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। अच्छा सर, आपने जैसे देखा कि ईरान ने जिस शिद्दत के साथ मिसाइल हमले किए, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें आयरन डोम की नाकामी की जो इतलात आई हैं, तो आप इन हमलों को किस नौयत से और उसके बाद कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज है जो ईरान ने दिया है। जो दोस्त मुमालिक है उनके लिए प्लेजेंट सरप्राइज है और जो उनके दुश्मन है उनके लिए बड़ा बिटर सरप्राइज है। और मेरा ख्याल ये है कि जब भी आप टेबल पर बात करने की बात हो, उससे पहले आपको जो मिलिट्री लेवल पे काम बराबर करना होता है।
और ईरान ने वो चीज़ हासिल कर ली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ईरान अब ये कह रहा है कि अगर इसराइल बंद कर दे बमबारी और हमले तो हम भी बंद कर देंगे। इसका ये मतलब है कि ईरान अब इतना पुरएतमाद हो गया है कि उन्होंने इतना जख्म लगा दिया है इसराइल को कि अब वो उनके साथ टेबल पे बात अमेरिका के साथ और बाकी लोगों के साथ कर सकता है। जी सर, ईरानी टेलीविज़न का भी दावा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ इसराइल की जो हवाई हदूद है, फ़िज़ाई हदूद है, तो उसका भी उनको कंट्रोल हासिल हो गया है। जी वो तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि हवाई हदूद का कंट्रोल हासिल हो गया है, लेकिन ये है कि उसके अंदर सुराख तलाश कर लिए ईरान ने। अब यूं कहिए आयरन डोम मुकम्मल तौर पर अभी इतना कामयाब नहीं है, उसके अंदर बड़े बड़े छेद डाल दिए हैं ईरानी हाइपर मिसाइल ने और बाकी भी जो मिसाइल हैं। तो ये तो कहा जा सकता है कि वो उनके लिए अभी उनको हिट करना, इसराइल को हिट करना इतना मुश्किल नहीं रहा जैसे पहले था। लेकिन ये कहना मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने उनके जो फजाई एरिया है उस पर काबू पा लिया है या उसको कंट्रोल पा लिया है। ऐसी बात से तो अभी थोड़ा दूर है ईरान की। सर, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो किरदार है बहुत अहमियत का हामिल है। एक तरफ ईरान की नज़रें लगी हुई है, दूसरी तरफ अमेरिका की आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है फील्ड मार्शल से। तो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ और इस बात पे खुश भी हूँ कि पाकिस्तान ने अपने आप को वो मुकाम दिलवा दिया है। और जिस वजह से वो मुकाम मिला वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिक्र मैं इसलिए नहीं करता कि दुश्मनों को फिर बहुत तकलीफ होगी। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेचर है पाकिस्तान का वो बहुत बढ़ गया है, पॉलिटिकल स्ट्रेचर बढ़ गया है बिकॉज ऑफ योर मिलिट्री माइट। ये चीजें मिली होती, मैं हमेशा कहता रहा हूँ और लोग इस पर बाद औक़ात थोड़ा तंग भी होते थे। मैं कहता था ये जो है पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी और इकोनॉमी, ये तीनों चीजें आपस में मिली हुई हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो आपने देखा कि जब हमने एक जगह पर बहुत अच्छा काम किया तो दूसरी जगहों पर उसका इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी पाकिस्तान को चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने उसको एक मुकाम बख्शा है उसके मुताबिक अपने तमाम मामलात को तय करे, चाहे वो अंदरूनी मामलात हो चाहे वो बैरूनी मामलात हो। जी इसराइल ने पहले ईरान के अंदरूनी अहदाफ पर हमले किए थे, अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। सर, आपके तजज़िये के मुताबिक इसराइल का रद्द-ए-अमल क्या होगा और क्या मशरिक़ वस्ता में एक मुकम्मल इलाकाई जंग की तरफ ये चीज़ बढ़ेगी? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि चूंकि ईरान नहीं चाहता कि जंग फैले, इसराइल चाहता है कि जंग फैले। इसराइल, आपने देखा होगा कि इसराइल के जो बातचीत है अभी उसमें मिन्नत समाजत आपको नजर आ रही होगी। वो अमेरिका की मिन्नत और समाजत कर रहा है, उनके घुटने पकड़ रहा है, उनके पांव पकड़ रहा है कि खुदारा आइए मेरी मदद कीजिए, मुझसे वो काम नहीं हो पा रहा जो मैं करने चला था। तो मेरा ख्याल ये है कि जो ईरान ने जवाब दिया है ये उसी का रद्द-ए-अमल है। आज तक इसराइल के अंदर इतनी तबाही नहीं हुई जितनी इन दिनों में हुई है और ये उसकी अपने जो अमाल है उसका नतीजा है। तो अब भी मेरा ख्याल है कि अगर वो समझ जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल अपने आप को सफ़े हस्ती से मिटाने पर मुसर ना हो जाए। तो देखते हैं, ये मुलाकात भी अहम है, ये जो 1-2 दिन है ये भी बहुत अहम है और हम सबको दुआ करनी चाहिए क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक बड़ी जंग हो रही है। हमारे लिए बेहतर ये है कि जितनी जल्दी अमन आ जाए और इसके लिए हम सबको दुआ भी करनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसकी कोशिश भी करेंगे। जी जनरल साहब, ये बताइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा किया है, उसके अलावा उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के खात्मे की भी उन्होंने बात की है। क्या ये दो टोक जो मौक़िफ़ है ये क्या इम्पैक्ट डाल सकता है? ये तो क्लियर वर्जन है ट्रंप का। हाँ जी, उनका क्लियर वर्जन होगा, लेकिन ईरान का भी तो एक क्लियर वर्जन है ना। ईरान का क्लियर वर्जन है कि हम किसी धौंस के जेर असर बात नहीं मानेंगे। हमें आराम से, अगर आप ये बंद करें हमले तो हम भी बंद करेंगे, उसके बाद टेबल टॉक्स की बात आएगी। ये जो इसराइल का और अमेरिका का ख्याल था ना कि ये दबा कर ईरान से 2 काम करवा लेंगे, एक तो ये कि वो अपना एटमी प्रोग्राम तर्क कर दे और दूसरा वहाँ पे रजीम चेंज हो जाए। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ईरान इन दोनों मामलात पर ज़्यादा सख्ती इख्तियार कर लेगा क्योंकि ये एक ऐसी नेशन है
जो कि बहुत हज़ारों साल की उनकी तारीख है, वो किसी के आगे घुटने नहीं टेकते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि यही ऐसा ही होगा कि वो नहीं ये बात मानेंगे इस तरीके से। हाँ, आप इंसेंटिवाइज करें। मेरा अपना अंदाजा ये कि अगर आज अमेरिका कहे कि हम ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठाते हैं और उनको आम मुल्कों की तरह डील करते हैं और उनको तजारत की इजाज़त देते हैं और वो नॉर्मल मुल्कों की तरह अपना काम काज करें, तो हो सकता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर जो मामला है उसको गिव अप कर दे। लेकिन जहां तक ये रजीम चेंज की बात है उसका तो होने का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि इस चीज का ज्यादा इम्कान है कि इसराइल का रजीम ना चेंज हो जाए कहीं। ये मेरा अंदाजा है। अच्छा जनरल साहब, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इधर ये है कि पाकिस्तान जो अमेरिका की कुर्बतें आपस में कायम हो रही हैं, इससे भारत ने एक बयान दिया है कि वो ये समझते हैं कि हम किसी तीसरे फरीक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो तीसरे फरीक से मुतरादिफ तो सिर्फ अमेरिका है। देखिए, बात यह है कि अगर उनको जंग बंद करने के लिए तीसरे फरीक की जरूरत पड़ गई, और ये पहली दफा नहीं पड़ी, जब कश्मीर की जंग 1948 में बंद हुई तब भी उनको तीसरे फरीक की जरूरत पड़ी, जब 1965 की जंग बंद हुई तब भी उनको तीसरे फरीक की जरूरत पड़ी, उससे पहले जब सिंध ताश मुआहदा हुआ तब भी उनको तीसरे फरीक की जरूरत पड़ी, जब ये कारगिल की जंग बंद करनी पड़ी तब भी उनको तीसरे फरीक की जरूरत पड़ी। तो आज वो कैसे कह सकते हैं कि तीसरे फरीक की उनको जरूरत नहीं है? हमेशा तीसरे फरीक ने पाकिस्तान और भारत का मसला हल किया है, और इस दफा तो तीसरे फरीक को खुद पुकारा है भारत ने। तो ये ऊपर कहने की बातें और बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तज़िये का, और यही कहना है, यही चीज़ें समझ आ रही हैं कि आज की जो डेवलपमेंटल न्यूज़ हैं वो बहुत ज़रूरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो अहम मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो कोई एक कहते हैं ना कि एक फैक्ट और फिगर्स पे होगी, और एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट बयान जो है वो सामने आएगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सेहत के हवाले से, और अगर हम सेहत की बात करें तो दिमाग में आता है कि दांतों की और मुंह की सेहत भी कितनी ज़रूरी है। हमेशा से हमें लगता है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, मगर मुँह और जो डेंटल एस्थेटिक्स हैं या कि डेंटल इशूज़ हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं, उससे कैसे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं हमारे जिस्म के ऊपर, और क्या अगर ये बीमार हो जाए, हमारे फेस पे कोई इशू हो जाए, हमारे मुंह के अंदर कोई इशू हो जाए, या हमारे डेंटल इशू हो जाए, तो उससे क्या जो ये चीज़ें हैं ये जानलेवा हो सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आजकल कितनी चीज़ें चल रही हैं, डेंटल इम्प्लांट्स चल रहे हैं, मसूड़ों से खून आना, मुंह में बदबूदार होना, और इसके साथ साथ ये कि आपके अलावा ये आप जान सकते हैं कि जिस्म के दीगर अहम अज़ा को मुतासर करती हैं और कई जानलेवा अमराज का सबब बन सकती हैं, जैसे दिल की बीमारियां होती हैं, फॉलेज होती हैं, डायबिटिक होती है, इसके साथ साथ कि बहुत और किस्म की इकसाम होती हैं। आजकल मुंह का जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा फैला गया है, और इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, मसूड़ों की बीमारियों के हवाले से भी बात करेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ख़तरनाक और तशवीशनाक हो सकती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम स्पेशली आज डेंटिस्ट और सर्जन, डेंटल सर्जन के हवाले से आज हम मदू करें अपने प्रोग्राम में, जो कि बहुत बड़े सर्जन हैं और हमें बेहतर बता सकते हैं कि बैड स्मेल को और बैड ब्रेथ को और डेंटल एस्थेटिक्स को कैसे हम कर्व कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर इमरान ज़िया साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। आपसे सर, हमने देखा है कि मुख्तलिफ अमराज जो हैं वो तो होती हैं, मगर जो मुंह की अमराज हैं वो हम यही समझते हैं कि हमें दांतों का इशू है, मगर हम इससे डिफरेंट जो इम्पैक्ट है बॉडी का वो क्रिएट नहीं कर सकते, वो समझ नहीं सकते। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बेसिकली मुंह सिर्फ उसमें दांत ही नहीं होते, उसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ भी होते हैं, ज़ुबान है, मसूड़े हैं, चीक्स हैं, गले के इब्तदाई हिस्सा, ये मुंह में शुमार होता है। तो मुंह से मुराद दांत और मसूड़े और ये जो मैंने चीज़ें बताई ये सब इसमें शामिल हैं। इनकी किसी भी बीमारी से आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसको सीरियस लेना चाहिए, और साल में 2 दफ़ा चाहे कुछ भी ना हो डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि अगर कोई बीमारी हो, शुरू हो रही हो, वो शुरू में पकड़ी जाती है, उसका इलाज भी आसान होता है, उसमें फिर विजिट्स भी कम होते हैं और उसमें ज़ाहिरी बात है खर्चा भी पेशेंट का कम होता है अगर आप शुरू में पकड़ लेते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, और अक्सर वही टूटे हुए दांतों के साथ पूरे पूरे साल गुजर जाते हैं, लोग कैरी ऑन करते हैं और एंड होता है उनकी गम स्वेल हो जाती हैं, कैविटी आ जाती है।
तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है और कम पैसों में कैसे कर सकते हैं? मैंने अभी बताया ना कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये कहना है कि हर 6 माह के बाद आप डेंटिस्ट को लाजमी विजिट करें। होता क्या है, दांत जिस्म का सख्त तरीन टिश्यूज़ है, ये बड़ी देर से ख़राब होते हैं। मतलब ये नहीं होता कि आपके रात को आप सोए सुबह उठे तो आपके दांत में कैविटी बनी हो। दांतों में कैविटी बनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ब्रश लोग सही वक्त पे नहीं करते। एक मिथ है जी सुबह उठ के ब्रश करना, सुबह उठ के ब्रश करने का कतन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रात को अगर ब्रश के एक बार सो गए तो जो खुराक के बच्चे कुछ ज़रात होते हैं मुंह में पड़े हुए, वो हमारे इंसानी थूक के साथ मिलके एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, 2 किस्म के एसिड्स बनते हैं। वो जो एसिड्स या तेज़ाब हैं वही मुंह में बदबू का बायस भी बन सकते हैं, वही एसिड्स दांत को गलाते भी हैं, कैविटी भी बन सकती है, और उन्हीं एसिड्स की वजह से मसूड़े भी सूज सकते हैं। मसूड़ों के सूजने से उनसे खून आ सकता है, मुंह से बदबू आ सकती है। ये मतलब बड़ा एक ये वाइड टॉपिक है। वो जो एसिड्स हैं वो ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड बनते हैं, जो कि हमारे थूक में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से बनते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि जो मुंह का कैंसर है या तालू का जो कैंसर है वो कैसे प्रोवोक हो सकता है और उसके लिए क्या इलाज ज़रूरी है और कैसे उससे बचा जा सकता है कि ना हो? बेसिकली कैंसर एक म्यूटेशन है, एक सडन चेंज इन बॉडी सेल्स, इसको म्यूटेशन कहते हैं। बॉडी सेल में अचानक कोई चेंज आती है तो उससे एक न्यू ग्रोथ बन सकती है, जिसको न्यूप्लाज्म या कैंसर कहते हैं, जो कि बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं होती। अब एक तो इसकी हो सकता है इसकी कोई रीज़न ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो मुंह का कैंसर है स्पेशली, ये पान, सिगरेट और छालिया, अच्छा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ा एक एग्रेसिव किस्म का फैक्टर हैं, और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये बहुत बढ़ता जा रहा है। कुछ हिस्सों में तो वैसे कल्चर का हिस्सा है पान छालिया, लेकिन अब यहाँ पे लोग शौकिया भी मतलब वो मैंने देखा कि शुरू हो गए। और ओरल कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह पान छालिया और सिगरेट भी है। सर, बच्चों में दांतों का कीड़ा और जो मसूड़ों के मसाइल हैं, तो मुस्तकबिल में क्या सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं इससे? बिल्कुल हो सकते हैं। आप जो पैदा होने के बाद ही फीडर पे लगा देते हैं, तो फीडर जो है ये बच्चों के दूध के दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने देखा होगा जितने फीडर यूज़र बच्चे हैं उनके दांत गले ही रहते हैं, टूटे फूटे रहते हैं। क्या कि वो रात को जब सोते हैं, जो मैंने अभी बताया कि हम रात को ब्रश के बगैर सोएंगे तो खुराक के बच्चे कुछ ज़रात हमारे मुंह में ये बैक्टीरिया और एसिड्स पैदा करेंगे। इसी तरह वो जो फीडर में दूध है उसमें फ़ैट्स भी हैं, चिकनाइयाँ भी हैं, उसमें चीनी भी है, मीठा भी है, वो तो एक डबल अप हो गया ना, बल्कि ट्रिपल अप काम हो गया। तो ऐसे बच्चों के दांत शुरू से गड़बड़ होते हैं। हाँ, ये खुशाइंद बात यह है कि अगर वो दूध के दांत गिर जाते हैं तो फिर परमानेंट दांत अच्छे होते हैं, उनमें गड़बड़ नहीं होती अगर उनकी हिफाजत की जाए। लेकिन इसमें ये भी एक टेक्निकल बात आती है कि जो दूध के दांत हैं वो परमानेंट दांतों के लिए एक स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं। दूध के दांत वक्त पे गिरेंगे, उसी जगह परमानेंट दांत आएगा। अगर दूध का दांत इतना ख़राब हो गया कि वक्त से पहले निकालना पड़ गया, तो फिर ये चांसेस बड़े ब्राइट हैं कि परमानेंट दांत टेढ़ा निकल सकता है। किस जगह ज़्यादा होगी ना, वो कहीं भी निकल सकता है। फिर परमानेंट दांतों को सीधा करने के लिए हम ब्रेसेस या लाइनर्स लगाते हैं। तो इन तमाम सूरत हाल से बचने का तरीका ये है कि मैक्सिमम मदर फीड पे रखा जाए बच्चे को। अगर बॉटल फीड पे रखा है तो रात को सोते में ना दें, दिन में दें, ताकि आप उसका सोने से पहले उसका मुंह साफ़ कर सकें, पानी पिला के, कुल्ली करा के, ब्रश करा के। इनके बच्चे का मुंह रात को साफ़ होना चाहिए, तो उसके दूध के दांत सही रहेंगे और सब्सिक्वेंटली परमानेंट दांत सही रहेंगे उसके। ऐसा ही बताइएगा कि आपने बहुत अच्छी बात की है, अक्सर देखा है कि दांतों में गैप होता है और दांत के पीछे से दांत निकल आता है, जिसकी वजह से ऑपरेट भी करना पड़ता है। उसके बाद ब्रेसेस और इंक्लाइनर्स लगाने पड़ते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेसेस इंक्लाइनर्स ज़रूरी हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं लगवाना चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर, व्हाट डू यू सजेस्ट? मैं 2 हवालों से कहूँगा, और एक तो मेडिकली लगवाने चाहिए, ठीक है, और एक कॉस्मेटिकली वो लगवाने चाहिए, क्योंकि गैप बुरे लगते हैं, दांत आगे पीछे में बुरे लगते हैं। अब मेडिकली इसकी दांत सीधे कराने की इंपॉर्टेंस क्या है? जब दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो आपका ब्रश आपके दांतों को सही तरीके से साफ़ नहीं कर सकेगा। जो दांत पीछे हैं वो साफ़ नहीं हो सकेंगे। आप कितना का एक जोर लगा के या कितना फ्लेक्सिबल ब्रश ले सकते हैं जो कि आपके आगे पीछे के सब दांतों को साफ़ करे, और ख़ास तौर पे वो जगह जहाँ पे दांत और गम्स आपस में मिलते हैं, वो अगर दांत आगे पीछे तो उस जगह को आप साफ़ नहीं कर सकेंगे। नतीजतन टेढ़े दांतों के मसूड़े ख़राब होते हैं। अच्छा। हमेशा ब्लीड करते हैं, हमेशा उनके पेशेंट्स के मुंह से बदबू आती है। और एक और बड़ा फैक्टर, अगर दांतों में गैप है और उसको आप करेक्ट नहीं करवाते तो आपके दांत वक्त से जल्दी पहले हिल जाते हैं, क्योंकि टूथ टू टूथ कांटेक्ट होता है, जो दांत के साथ दांत जुड़ा होता है, उसमें दांतों को मूव करने की वो जगह नहीं मिलती। नहीं जगह नहीं मिलती। जब दांतों में गैप होगा तो फिर
अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो कि हर कहते हैं ना कि हर जो बच्चा ग्रो होता है वो पूछना चाहता है कि विजडम जो टूथ है वो किस उम्र में आता है? कुछ तो कहते हैं 30 के बाद आता है, कुछ तो कहते हैं 25 के बाद आता है, कुछ तो कहते हैं 19 साल में आ जाता है। तो आप बताएं किस उम्र में आता है? पहले तो ये बताऊँ कि विजडम टूथ कहते क्यों हैं। दूध के दांत 6 माह की उम्र में आना शुरू होते हैं और 6 साल की उम्र से गिरना शुरू हो जाते हैं। 6 साल की उम्र से परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं और 12 साल की उम्र तक वो आ जाते हैं। जो परमानेंट दांत के में जो विजडम टूथ है ये आता है 17 साल के अब एज में या उसके बाद 20-21 साल का भी। अच्छा, तो चूंकि दांत ये देर से आता है तो अकल भी देर से आती है। अच्छा, इसका रिलेशन है? रिलेशन नहीं है। अच्छा, ये कस्टम बन गया, चूंकि अकल देर से आती है, ये दांत भी देर से आता है, इसका नाम विजडम टूथ। और मजे की बात हमारी बुक्स में भी इसका नाम विजडम टूथ ही है। अच्छा, हम वैसे थर्ड मोलर कहते हैं टेक्निकली, लेकिन यूजुअली आम जुबान में विजडम टूथ कहते हैं। क्या कि देर से आता है। अच्छा, इससे इसका अकल से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बहुत से अकलमंद लोगों का विजडम टूथ नहीं होता, नहीं होता। मेरे एक वाशिक होते हैं। अच्छा, दूसरा एक बहुत अहम मसला ये है कि बैड ब्रेथ। अक्सर देखा है कि जो लोग ब्रश भी करते हैं उसके बावजूद भी उनके मुंह से स्मेल आती है, तो उस स्मेल को कैसे कर्ब कर सकते हैं? ये पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, बैड ब्रेथ के ऊपर, हैलिटोसिस, बैड ब्रेथ, ये इसकी बहुत सी वजह हैं। सबसे पहले तो आपका जो पॉइंट है कि लोग ब्रश भी करते हैं तो फिर भी बदबू नहीं जाती मुंह से। ब्रश करने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। सही वक्त पे ब्रश करना, मतलब रात सोने से पहले, खाना खाने के बाद और सुबह नाश्ता करने के बाद। नाश्ते से पहले ब्रश का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, सही तरीके से ब्रश करना। दांत हमारे ऊपर नीचे हैं, हम उनको यूं उनकी लंबाई के मुखालिफ हम उनको साफ़ करते हैं। इससे क्या होता है कि जो खुराक के बचे कुछ ज़रात हैं या जो प्लाक बनी हुई है, हम जब ऐसे ब्रश करते हैं हॉरिजेंटली तो वो दो दांतों के बीच में मैल और फंस जाती है। वही फिर बाद में बैक्टीरिया के साथ मिलकर डिकम्पोजिशन होती है, मुँह से स्मेल आती है। दांत हमेशा ऊपर से नीचे साफ़ करने चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, ब्रश की सिलेक्शन गलत करना। बहुत से लोग डरते हैं, घबराते हैं, वो सॉफ्ट ब्रश लेते हैं कि जी कहीं हमारे मसूड़े न जख्मी हो जाएं। अब सॉफ्ट ब्रश के तो ब्रश तो मुड़ जाएंगे, वो तो हम उन लोगों को देते हैं जिनके मसूड़े बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, बहुत ब्लीड होते हैं, उनको हम सॉफ्ट ब्रश देते हैं। इस तरह कुछ लोग जो स्मोकर्स हैं वो हार्ड ब्रश लेते हैं और बड़े सख्ती से ब्रश करते हैं। उनके ज़िम्मे नफसियाती तौर पे होता है कि चूँकि मैंने सिगरेट पी हुई है, मैंने पान खाया हुआ, तो दाग मैं ज़ोर ज़ोर से करता हूँ। उससे क्या होता है, उससे मसूड़े ज़ख्मी होते हैं, ब्लीड करते हैं, उससे मुँह में बदबू आती है। दूसरी बड़ी बात, ऐसे पेशे, ऐसे प्रोफेशन जिनमें बोलना ज़्यादा पड़ता है, टीचिंग हो गया, आपको जैसे अनाउंसमेंट आप कर रही हैं, मुसलसल आप ट्रांसलेशन पे जा रही हैं, या कुछ और लोग जिनको बोलना बहुत पड़ता है और वो पानी का इंटेक नहीं रखते, तो मुंह खुश्क होने से भी मुंह में स्मेल आती है, जिसको हम ड्राई माउथ या जीरोस्टोमिया कहते हैं। हाँ। अब इसकी और वजह ये भी है कि हमारे मुंह में 2-3 जगहों पे थूक पैदा करने वाले गदूद होते हैं। जब इंसानी थूक मिकदार में कम बनता है, सलाइवा कम बनता है, तब मुंह से बदबू आती है। जिन लोगों का मुंह खुश्क रहता है उनके मुंह से ज़्यादा बदबू आती है। तो ये भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए आपको हर 6 माह के बाद कि कहीं हमारे ड्राई माउथ तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा साइन तो नहीं आ रहा। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट में मुंह का खुश्क होना है। कुछ ऑर्थोपेडिक की दवाइयाँ ऐसी हैं, कुछ पेन किलर्स ऐसी हो सकती हैं। क्या पेट के जो अमराज हैं वो भी इसमें शामिल है जिससे बैड ब्रेथ होती है? ये एक कॉन्सेप्ट है, लोगों में इतना सही नहीं है। मैदे के इशूज, जिगर के इशूज ज़्यादातर नहीं, लेकिन सिर्फ एक मैदे की अलामत, जिसमें वो रिफ्लक्स होता है ना रात सोते में, खाना खाने के बाद, जिसको उबकाई आना कहते हैं, उसमें होता है कि मैदे के जो एसिडिक कंटेंट हैं, जो तेज़ाबियत है, जो खाना हजम करने का प्रोसेस हो रहा होता है, वो पोर्शन जब मुंह में आता है तो उससे मुंह में स्मेल आ सकती है। लेकिन वैसे मैदे का और मसूड़े का कोई डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई बताएं जिससे बैड ब्रेथ जो है वो कंट्रोल हो सकती है? कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसी रेमेडी आपके पास है? बिकॉज व्यूअर्स सुन रहे हैं जिनको ये मसाइल हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पानी का इंटेक बढ़ा दें। अच्छा, हर थोड़ी देर के बाद 1 सिप ले लिया करें। ये नहीं कि गटागट चढ़ाते जाएं, हर थोड़ी देर के बाद 2-3 घूंट पी लिए ताकि आपका मुंह खुश्क ना रहे। सबसे बड़ा हल इसका ये। और अगर आप ये समझते हैं कि उसके बावजूद आपका मुंह खुश्क रह रहा है, सौंफ चबाते रहें, इलायची चबाते रहें। उससे क्या होता है कि उससे आपके थूक के गदूद एक्टिव होते हैं और आपका थूक बनना शुरू होता है, मुँह गीला रहता है और मुँह से बदबू नहीं आती। अच्छा, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं ख़ास तौर पर मसूड़ों के हवाले से, या मसूड़ों के या मुंह के कैंसर के हवाले से, जो कि जानलेवा हो सकती हैं? ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आपके अगर फेस पे, माउथ के अंदर या डेंटल प्रॉब्लम्स हो जो कि जानलेवा हो सकती हैं? पिछले दिनों हम कुछ डॉक्टर्स दोस्त बैठे हुए थे, कुछ मेडिकल डॉक्टर्स थे, कुछ नॉन डॉक्टर्स। मैं वाहिद डेंटिस्ट था। वहाँ ये बात चल पड़ी कि क्या दांतों से मौत वाकई हो सकती है?
तो मैंने फिर अपने क्लिनिकल नॉलेज, जो मेरा अपना नॉलेज था, वो जो मैं क्लिनिक पर मरीज़ों को देखता हूँ, तो हो सकता है ऐसा। अब ये कैसे पॉसिबल है? मुंह में कोई इन्फेक्शन है, कोई मुंह में पस है, आप उसको ट्रीट नहीं करते, किसी वजह से उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं और वो आपके अंदर खून में शामिल होकर आपके दिल पे उसका असर हो सकता है, ब्रेन पे असर जा सकता है, या इवन लंग्स पे भी उसका असर जा सकता है। अच्छा जी। इसके बाद आता है डेंटल एब्सेस। एब्सेस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पस। कब आपने नोट किया होगा कई लोगों के दांतों के साथ एक गिल्टी सी बनी होती है पस वाली, वो पस वाली गिल्टी अगर फट जाए और उसका इन्फेक्टेड मटेरियल सारा इंजेस्ट कर ले, निगल लें, वो दैट कैन लीड टू वेरी सीरियस कंडीशन। इसको हम सेप्टिसीमिया भी कहते हैं, सेप्सिस हो जाता है, यानी कि खून में वो बीमारी फैल जाती है। तीसरे नंबर पे है एक लुडविग एंजाइना। ये एक हमारे जबड़े के नीचे 2-3 जगहों पे ग्लैंड्स होते हैं, एक ग्लैंड्स होते हैं, उनके साथ अगर ये कोई ऐसी ग्रोथ बन जाए जो कि दांतों की इन्फेक्शन उसका बड़ी वजह होती है। ये हमारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन, ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जन ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझसे भी ज़्यादा, कि वो लुडविग एंजाइना कहते हैं। वो अगर वक़्त पे पकड़ा जाए तो ठीक है, अदरवाइज इट कैन लीड टू डेथ। अच्छा जी। अच्छा, तो मुंह और की बीमारियों को कभी भी इजी नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल इधर पूछूंगी कि अक्सर जब जिनको दिल के अमराज होते हैं या दिल का मर्ज होता है, वो डॉक्टर पूछते हैं कि आपको दांत में दर्द तो नहीं है, तो क्यों पूछते हैं ये बात? बिल्कुल, मुंह एक ऐसा चैनल है जहाँ से सारे आपके इनटेक होनी है। आपकी अच्छी खुराक भी यहीं से जानी है, आपकी बुरी, आपके जो पान छाल या गुटखा वो भी यहीं से जाना है। कार्डिक सर्जन्स अक्सर अपने कार्डिक सर्जरी से पहले डेंटल क्लीनेस लेते हैं, क्योंकि मुंह में जो मौजूद बैक्टीरिया हैं वो दिल की बीमारियों का बायस बनते हैं। SBE, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, एक ऐसी बीमारी है जो कि मुंह से शुरू होती है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न में से एक बहुत बड़ी रीज़न आपके मुंह के इन्फेक्शन है। तो मुंह के इन्फेक्शन फ्री रखना आपके दिल को सेहतमंद रखता है। अच्छा, और ये रिलेटेबल है दोनों आपस में। बिल्कुल, और ये जो गम ब्लीडिंग को अगर आप अनट्रीटेड छोड़ेंगे तो ये भी दिल की बीमारी का। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजिया, इट्स प्लेजर टू सी यू। और आज जो हमने बातें की हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को मुंह का मर्ज है या अमराज है या वो डेंटल इश्यूज़ हैं तो उनको ईजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो है ना दूसरे मर्ज जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं बॉडी में और वो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको मिलवाती हूँ शेर पाकिस्तान से, जिसने पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया है बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत से मेडल्स भी लेकर वतन वापस आए हैं। और अगर हम बात करें वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में उनका नाम सर फेहरिस्त है, जहाँ उनको अभी हाल ही में अज़रबैजान में उनको गोल्ड मेडल उनको हासिल हुआ। और उसके साथ साथ अब बहुत सी चैम्पियनशिप्स उन्होंने जीती हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मगर जो एक उम्मीद है, एक जो उम्मीद उनमें कायम है कि उनको हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट मिल सके, तो वो अभी तक नहीं मिल रही। और अगर मैं उनकी थोड़ी सी इंस्पायरिंग स्टोरी की तरफ जाऊं तो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और एक चाय के खोखे पर वो काम करते हैं और साथ साथ काम करने के साथ साथ वो जो है किक बॉक्सिंग जो है वो सीखते भी हैं। और बाकायदा उनका जो ताल्लुक़ है वो पशीन के इलाके से, जो कि बलूचिस्तान का एक बहुत पसमानदा इलाका है। और छोटी सी उम्र में उन्होंने कराची में कहते हैं कि रुख कर लिया और उनकी पूरी फैमिली जो है वो कराची में चाय खोके के होटल में काम करती है। मगर एक जोश, एक जज्बा, एक उम्मीद थी कि वो कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, और उस जोश और जज्बे के साथ उन्होंने बाकायदा किक बॉक्सिंग का जो शोबा है वो सीखा। और 6 साल की एक तगोदो के बाद वो अब डिफरेंट चैम्पियनशिप्स में वो पार्टिसिपेट करके आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और मैं वेलकम करती हूँ आगा कलीम को। अस्सलाम वालेकुम आगा, क्या हाल है? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। इतने मेडल्स लिए हुए हैं, इतनी चैम्पियनशिप्स जीती हैं, पहले तो मुझे उन चैम्पियनशिप्स के बारे में बताओ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी जो मैं इतने सारे मेडल लाया हूँ उससे आधे मैं छोड़ के आया हूँ कराची में। ज़ाहिर सी बात है, जब कराची से लाहौर आते हो बाय ट्रेन तो आपको जो ना बड़ी सामना करना पड़ता है, सामान का वजनी होते हैं। तो अगर मैं अपनी बताऊं अचीवमेंट्स के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 टाइम ऑल सिंध चैम्पियन, 10 टाइम ऑल कराची चैम्पियन, 2 टाइम वुशू चैम्पियन, 2 टाइम नेशनल चैम्पियन। उसके अलावा जो थी पूरे पाकिस्तान में होती है, उसके अलावा मेरी चैम्पियनशिप की सिलेक्शन हुई एशियन चैम्पियनशिप के लिए। 3 टाइम में एशियन चैम्पियन हूँ। उसके अलावा 4 टाइम में इंटरनेशनल चैम्पियन हूँ और 2 टाइम में वर्ल्ड चैम्पियन हूँ।
2 टाइम मैं वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, 1 टाइम वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। मैंने 5 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, इसमें मरतबा 2 टाइम मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, 1 टाइम सिल्वर और 2 टाइम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, 3 टाइम एशियन चैंपियन हूँ। ये बताना बड़ा आसान है कि ये वर्ल्ड चैंपियन हूँ, नेशनल चैंपियन, मगर इसके पीछे जो मेहनत है, दिन रात की मेहनत है, मेरी नींद नहीं है, कुछ नहीं है। आप यकीन करें, चाय के होटल पे काम करना, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करना 3-4 घंटे, फिर उसके बाद स्पॉन्सर के पीछे जाना, लोगों के दरवाजे बजाना कि भाई सपोर्ट करो, मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा, मैं वादा करता हूँ मैं जीत के आऊँगा, किसी का भरोसा ना करना, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो ना, आपके पास जब आप वेट कट करते हो आपके पास प्रोटीन नहीं होती, जब आप रिकवरी करते हो आपके पास प्रोटीन नहीं होती हो। मैं इसमें 2 बार बेहोश हुआ हूँ वेट कट करते हुए, जब मैं वेट कट करता हूँ सही कुछ सपोर्ट नहीं मिलती, मगर जाहिर सी बात है अगर सपोर्ट हमें मिलती तो जो मेरे 4-5 इवेंट जो मुझसे ज़ाया हुए तो मुझे यकीन है कि मैं वो भी पाकिस्तान के लिए विन करता। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बहुत सारी अचीवमेंट पड़ी हुई है। बेसिकली ताल्लुक जो मेरा है वो पश्चिम के लिए करबला शाहकोट से, मगर वहाँ से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली है। कराची की तरफ आया, जाहिर सी बात है पिछले 15 साल से मैं कराची में जो ना, मैं कराची में एक चाय होटल पे काम कर रहा हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिले सिंह गवर्नमेंट की तरफ से भी। जितना मैंने सुना पंजाब गवर्नमेंट के बारे में, मुझे लगता है कि सारा जो पंजाब गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। मैं स्पेशली चल के यहाँ पर आया हूँ कि मुझे पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट करे, सीएम जो है हमारी मरियम नवाज साहब है वो सपोर्ट करे, उसके अलावा जो स्पोर्ट्स के जो हैं राना मशद साहब है वो हैं, अता डार साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब है, माशाल्लाह ये सारे अच्छे पोस्ट पे ओहदे पे हैं। मैं इनसे चाहता हूँ कि मैं स्पेशली यहाँ पर लाहौर आया हूँ कि मुझे सपोर्ट किया जाए। हम कोशिश करेंगे कि आपको सपोर्ट भी मिल सके, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं कि आपने सिर्फ 15 सेकंड में अपने हरीफ को नॉकआउट किया, तो बड़ा हैरानकुन बात है, तो ये कैसे किया? बिल्कुल, हर बंदा ये पूछता है कि आपने 15 सेकंड में किस तरह नॉकआउट किया। देखिए एक हमारे को होता है, एक मिशन होता है, गोल्स होते हैं। जब हम रिंग में जाते हैं हमने ये सोचना है कि हमें जब हमें कुछ 5 से 6 सेकंड का मौका मिल गया तो वहाँ पर आपने गेम फिनिश करनी है। जब उसको मैंने हेड किक की उसको लगी, वो जब ऐसे हुआ मतलब अपनी मुझे अपने बैक दिखाई, तो उसी दौरान मैंने 2 किक्स और 1 नी मार के उसकी जो ना यहाँ पर लीवर है वो फ्रैक्चर हो गया, तो उससे वो गिर के डाउन हो गया, तो उसके बाद वो फिर दोबारा उठा नहीं। तो यही मौका हमें मिलता है 5-6 सेकंड का, वहाँ पर अपने स्पीड का मुजाहरा करते हैं तो उससे नॉकआउट करते हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 48 सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह नॉकआउट किया तवूज़ में, वो आर्मी कैप्टन था अज़रबैजान का। उससे पहले मैंने थाईलैंड बैंकॉक में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 20 सेकंड में नॉकआउट किया। उसके अलावा कजाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 सेकंड में नॉकआउट किया। तो ये जो हमें मौका मिलते हैं हम अपनी वहाँ पर अपना जोर अपना जज्बा दिखाते हैं रिंग के अंदर, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगा ये किक बॉक्सिंग जो है ये कब से सीखी, किससे सीखी और कैसे आपको पता लगा कि आप इसमें बहुत अच्छे हो? हमारे एरिया में एक क्लब था, तो जाहिर सी बात है जब मैं काम से छुट्टी होता था मैं जाता था, बच्चे ट्रेनिंग करते थे, तो मैं 4-5 दिन वहाँ क्लब में गया, मैं देखता था तो वहाँ के उस्ताद है करार खान टाइगर, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप 3-4 दिन से आ रहे हो, आप बैठ रहे हो, आपको जो है ना आप शोडो वोडो कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, मैं नोट कर रहे हो, कोई आपको चाहिए एडमिशन? ने कहा जी सर एडमिशन चाहिए, मगर मैं आपको फ़ीस नहीं दे पाऊँगा। सर ने कहा कोई बात नहीं आप आएँ। मैंने वहाँ पर सर के इकरार के पास जो है सर इकरार के पास ट्रेनिंग स्टार्ट की, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। तो ये सारा जो क्रेडिट है मैं अपने कोच को दूंगा, और इसके अलावा जिन्होंने मुझे डे 1 से सपोर्ट किया, जब मैं पहली बार जा रहा था, जिन्होंने मुझे भरोसा किया, एहसन अहमद भाई ने मुझे फर्स्ट डे से लेकर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया, चाहे वो मेरे नेशनल चैम्पियनशिप हो, चाहे एशियन चैम्पियनशिप हो। और इसके अलावा अली परवेज भाई अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया, टिकट के हवाले से भी जहाँ भी जाता हूँ। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताएं कि आप जब किक बॉक्सिंग करते हैं तो आपको कौन सी खुराक खाते हैं, आप कितना जिम करते हैं, क्या आपकी रूटीन होती है? क्योंकि आप एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है जो कि व्यूअर्स के लिए जो कि इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको जब आप ट्रेनिंग करते हैं आपको वो चाहिए होती है, प्रोटीन चाहिए होती है, जो कि विटामिन डी की प्रोटीन होती है, इसके अलावा साइकोटेक्स होती है, उसके अलावा ISO 100 होती है, ये वो चीज़ें होती है जो आपको रिकवरी देती है। तो ये हमारे पास कोई नहीं, एक डब्बा हमें पड़ता है 40,000-30,000 रुपये का, तो हमारे पास जो मेरी पूरी सैलरी जो है वो 30,000 रुपये है, क्या मैं कहाँ से परचेस करूँगा? तो इन पर मैं लोगों से अपील करता हूँ, इनसे मैंने कहा कि वलीद भाई को मैंने रिक्वेस्ट की, टीम टैपमेट जिन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया, मेरी फ़ाइट फीस दी, मुझे बाकू भिजवाया, टीम जो है ना एवन एंड ट्रसल, सर सलीम अहमद खारसार, सर अली गिलानी का और माइको का, तो ये वो लोग हैं जो मुझे भरपूर सपोर्ट करते हैं, टिकट के हवाले से, मेरी प्रोटीन के हवाले से, और मेरी जो है ना वीज़ा के हवाले से, होटल के हवाले से। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भरपूर सपोर्ट करते हैं। और जो मेरे अभी माशाल्लाह मुझे एक बंदे मुझे
मिले हैं वो मेरे मैनेजर बने माशाल्लाह हैं, वो नॉर्वे में। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं आपका मैनेजर हूँ, मैं आपको और तरह से सपोर्ट करूँगा। सर आसिम गजनफर साहब उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जहाँ भी जाता हूँ मुझे चाहिए होती है वोटलिंग, तो मेरी वोटलिंग सर आसिम गजनफर उनकी पूरी टीम करती है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपको अच्छे लोग सपोर्ट करते हैं जो आउट ऑफ कंट्री में बैठे, पाकिस्तान में नहीं है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल होनी भी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में किक बॉक्सिंग कोई एसोसिएशन है जो कि रजिस्टर्ड हो, जिनके अंडर आप ट्रेन हो रहे हों या आप करना चाह रहे हों? जी बिल्कुल, हमारे कोयटा में है सर, ज़ाहिर हुसैन साहब की अपनी जो है ना फेडरेशन है, तुआई फेडरेशन है, वो रजिस्टर्ड भी है और उसकी नुमाइंदे एमए की फेडरेशन भी है। तो कहने का मतलब ये वो हमें हर बार यही बोलते हैं कि हमें देखो हमें फंड्स नहीं मिलते, अगर हमें फंड्स मिलेंगे जाहिर सी बात है हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको प्रमोट करेंगे। तो मेन जो हमारा इशू होता है वो फंड्स का होता है, हमें फंड्स नहीं मिलते। जैसे बाकी खेलों को फंड्स मिलते हैं, जैसे हॉकी हो गई, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इनको भरपूर फंड्स मिलते हैं। अगर वही फंड्स उनके हमें उनका आधा में दिया जाए, आप यकीन करें जिस तरह की मैंने कहा ना कि ये वो ओवरसीज की मेहनत में मैंने विन किया है, तो इससे मैं डबल और विन कर सकता हूँ पाकिस्तान। अच्छा आगा, आप एमएमए चैंपियन भी हैं और किक बॉक्सिंग चैंपियन भी हैं, तो दोनों चैंपियनशिप में आपकी क्या तैयारी थी? देखिए मैं खेलता भी एमएमए चैंपियनशिप भी हूँ, मैं खेलता मुआय थाई भी हूँ, मैं खेलता किक बॉक्सिंग भी हूँ। अब जो एमएमए है उसमें आप सब कुछ इसमें सब कुछ आप, इसमें एल्बो भी है, उसमें किक भी है, उसमें पंच भी है, उसमें ग्रैपलिंग भी है। और जो किक बॉक्सिंग में उसमें ओनली किक एंड पंच है, और जो मुआय थाई है उसमें एल्बो भी है, उसमें नी भी है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट गेम है। और जो मुआय थाई है ना, ये वर्ल्ड का सबसे डेंजरस गेम है। उसमें आप एल्बो मारते हो, जब यहाँ लगती है तो अच्छा इजीली आपका जो ना फट जाता है। तो वो डेंजरस गेम हम ये खेलते हैं, इसलिए खेलते हैं कि हमें अपने भरोसा है कि हम कर सकते हैं, ताकि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट मिले। मगर जब मैं आप यकीन करें मैम, जब मैं देखता हूँ ना, मैं मोबाइल स्क्रॉलिंग करता हूँ, जब मैं वहाँ देखता हूँ कि मीडिया पे जो अपने टिकटॉक पे मैं ओपन करता हूँ, वहाँ पे लोग नाच रहे होते हैं, बेहुदा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं। उनको वो कहते हैं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट के आपसे 15 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, उनको लोग देते हैं, उनको बाकायदा बुलाते हैं, सपोर्ट करते हैं। मगर एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अपना खून का नजराना पेश कर रहे हैं, जो इदारे हैं वो देख रहे हैं, और आगे हमारी लाइव ट्रांसमिशन से ही इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मौका भी मिलेगा और हुकूमत जो है बिल्कुल सपोर्ट भी करेगी। मुझे ये बताइएगा कि आपकी इस कामयाबी पे आपके जो घर वाले हैं उनकी क्या सपोर्ट है, क्या तासुरात है जब आप जीत के आते हैं, क्योंकि आपके सारे बहन भाई जो हैं वो होटल में काम करते हैं? जी, जब मैंने स्टार्टिंग में गेम स्टार्ट किया तो मुझे बहुत जो ना सामना करना पड़ा लोगों की तरफ से, तंजियात का, वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से। हालांकि वालदा ने चपले उठा के मुझे मारे कि भाई ये गेम छोड़, लग जाएगी। देखो एक माँ होती है, उसको डर होता है कि मेरे बेटे को लग जाएगी। अच्छा कभी आपको लगी है? क्यों नहीं लगी, मेरे हाथ ये देखिए, हाथ यहाँ टेढ़ा है, मेरा फ्रैक्चर है, ये यूँ गया हुआ है, ये हाथ मेरा फ्रैक्चर है, नाक मेरा टूटा है, उसके अलावा आंखों पर डरी लगती रहती है, टांग मेरी फ्रैक्चर है। तो जब मैं घर पे आया तो मेरी आंखें मेरी काली थी, हाथ मेरा फ्रैक्चर था। तो वालदा, जाहिर सी बात है वो वालदा का दिल, वो खुद वालदा बेहतर समझ सकती है, तो उस पर बड़ा धड़ गुजरा कि यार आप एक गेम खेल रहे हो, आपको लग जाएगी। तो मैंने उन्हें समझाया। तो ये मेडिकली आपको कैसे, आपका इलाज वगैरह कैसे होता है जब आप गेम के बाद? खुद ही करना पड़ता है, इलाज खुद ही करना, हम खुद ही इलाज करते हैं, पट्टी मट्टी बांध के बस इलाज अपना कर लेते हैं। तो जब मैंने नेशनल चैम्पियनशिप विन की, जब मैं बाहर गया, फिर मैंने वालदा ने मुझे थोड़ा उसको मैंने मोटिवेट किया कि ये गेम है, मुझे भी सेफ्टी आती है, मुझे अपना काउंटर आता है, अभी इसमें इतनी लगती नहीं है। तो अभी भी खेलती कि यार ये गेम छोड़ दो, मैं इसके आपके आगे मेन्यू, मैंने कहा यार अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें इतना आगे निकल चुका हूँ कि मैं इस गेम को नहीं छोड़ता। तो वालदा की तरफ से हमेशा दुआओं का सामना करना पड़ता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह घर की तरफ भरपूर सपोर्ट मिलता है। ज़ाहिर सी बात, जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम सपोर्ट नहीं था कि आप जब होटल एक चाय में काम करते हो, फिर आप कहीं और स्पोर्ट में तवज्जो दोगे, लोग सब तनकीद करेंगे यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चाचे हो गए, मेरे कजन्स हो गए, मेरे भाई हो गए, मेरे वालिदैन भरपूर सपोर्ट कर, हम सारे एक साथ ही, ज्वाइंट फैमिली है मेरे, सारे एक साथ ही, हम लोग घर पे तकरीबन 40+ लोग हैं सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब भरपूर सपोर्ट करते हैं, सब बड़ा प्यार देते हैं, उन्हीं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ मौजूद हूँ आपके सामने। अगर वो सपोर्ट ना करते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। अच्छा आगा, मुझे बताएं कि बिल्कुल एक सपोर्ट की तो ज़रूरत है, जो कि हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला आपकी सपोर्ट भी करे और हुकूमत भी आपकी सपोर्ट करे, मगर इसके साथ साथ आप बच्चों को क्यों नहीं सिखा सकते? आप उनको सिखा के भी बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। उसी पे आते हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात, जब मैंने ये अचीवमेंट अपनी विन की, मैंने फिर सोचा अपने एकेडमी खोलूँ। जब मैंने एकेडमी खोला तो हमारा एक ऐसे बैकवर्ड एरिया है, तो वहाँ पर वालिदैन आए, उनके वालिद साहब रोने लग गए कि बच्चा, हमारे ये बच्चे बहुत जिद करते हैं, आप इनको अपने साथ रख ले, मगर मेरे पास फीस नहीं है। तो देखो मुझे अपना वो माजी याद है कि यार जब मैं आया मेरे पास फीस नहीं था, वालिदैन रोती बोलती है मेरे बच्चे यतीम है, उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी, मैंने अपने ग्लव्स दिए, अपने शिमपेट दी, सब कुछ दिया। मेरे पास एक बच्ची है, उनका नाम है राबिया नूर, ठीक है। तो जब उनको मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई उस टाइम 1 साल पहले, तो शी डोंट नो हाउ टू स्टैंड, बट राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी काबिल हुई, वो मेरे साथ 3 मरतबा बाहर गई है। उनको इतना मैंने भरपूर सपोर्ट किया, उन्हें गेम सिखाया। आज वो 2 टाइम एशियन चैंपियन है और 1 टाइम वो वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है।
अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल कलीम साहब, इट्स अ वेरी प्रोफाउंड मोमेंट कि आप हमारे शो का हिस्सा बने हैं, शो पे आए हैं, इतने ज़्यादा मेडल्स आपने जीते हैं और आप जो सपोर्ट मांग रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि आपको सपोर्ट मिले। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पहचान बन चुकी है पाकिस्तान की, और ऐसे तमाम लोग जो कि पाकिस्तान के लिए स्ट्राइव करते हैं, उनका बुनियादी हक है कि जब वो रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको सपोर्ट भी हासिल हो। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो आप ओपिनियन देना चाहते हैं, जो आप सब्जेक्ट्स मज़ीद देखना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।